हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस पेपर 2023 अगस्त के अंदर हिंदी के पेपर 2 में जो सारे प्रश्न आए थे, मैं उसको आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि जो अहम अहम प्रश्न मैं लेकर के आया हूं वो आपके तमाम प्रश्न जो आने वाले हैं एग्जामों में, उसके लिए आपके लिए मुआविन होगा, सहायता प्राप्त करेगा आपको। तो इसलिए जो है आप बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि अगर स्किप कर गए तो गोया कि आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को छोड़ जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम हिंदी के पहले प्रश्न पर चलेंगे जो अगस्त 2023 में आपको पूछा गया था। चलिए, एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा। अध्यापिका तो जानते होंगे, जैसे आप लोग बनने वाली हैं अध्यापिका, टीचर, कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों क्या कहने, यानी अपने बड़ों, वयस्क किसे कहते हैं मेरे प्यारों, बड़ों को कहते हैं वयस्क, भाई बहनों से नहीं सुने हैं। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है, बताइएगा। यानी कोई अब तो कोई ऐसा शब्द माँ अपने बच्चे से घर में सुन रही है जो शब्द जो है न ही उनके भाई बहन बोलते हैं न उनके माता पिता बोलते हैं। तो माँ अध्यापिका से पूछ रही इसका रीजन क्या है। तो ये इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बल देते हैं। नंबर 2, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। नंबर 3 देखेंगे, रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषा आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं। क्या बच्चे अपने सिर्फ घर के बड़ों से ही बच्चे भाषा सीखते हैं? नहीं ना सीखते हैं। तो ये ऑप्शन पहला, ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा, क्योंकि बच्चे सभी से सीखते हैं। आपसे सीखेंगे, अड़ोस पड़ोस से सीखेंगे, गांव वालों से सीखेंगे, शहर वालों से सीखेंगे, जिसके अड़ोस पड़ोस में रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे बच्चा वहां से सीखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे। और दूसरा ऑप्शन है, रचनावादी उपागम के अनुसार नई भाषा आविष्कृत करते। कोई रचनावादियों के ही अनुसार बच्चे भाषा सीखते नहीं, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। यकीनन बच्चा इस दुनिया में आया है, आने के साथ साथ जो जो बच्चों का ग्रोथ होता है, बच्चा बढ़ता है, उनका विकास होता है, तो वो कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देता है। मनोवैज्ञानिक तो यही कहता है। आप लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, उसमें बच्चा पैदा होते ही कुछ न कुछ जो है वो सीखना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसको कोई बताता है कि दूध कैसे पीना, वो दूध पीना सीख जाता है। उसको बताता है कि जो है जब भूख लगे तो क्या करना है, वो रोना शुरू कर देता है। तो यानी कुछ न कुछ बच्चा पैदा होते ही सीखना शुरू कर देता है। तो ये मनुष्य का मस्तिष्क का भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है, कि ऊपर वालों ने, गॉड ने ऐसा दिमाग बनाया है, खुदा ने, कि जो है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सीखना चाहता है और सब कुछ सीखने लगता है। उसको अपने वयस्क की हो या घर वालों की जरूरत नहीं है, कहीं से भी वो कुछ ना कुछ सीख लेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बच्चे तभी भाषा सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषा विकास बनाएंगे, नहीं ये भी ऑप्शन, जब सिखाएंगे तभी ऐसे नहीं, कहीं भी किसी भी परिवेश में बच्चे। चलिए, प्रश्न नंबर 122 देखेंगे, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है। सुसाध्य यानी प्रारंभिक कक्षा, जो बच्चों को हम बेसिक लेवल में बच्चों का जो क्लास लेते हैं, तो उसमें जो है भाषा सिखाने के लिए बच्चों को कौन सा तरीका अपनाएं, कौन सा जो है हम मिथड अपनाएं, शैली अपनाएं, जिससे बच्चे आसानी से सीखे, उसी को हम सुसाध्य कहते हैं। जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है? यानी कि
क्लासरूम में दो बच्चों को किसी टीचर ने बैठा दिया, एक बालक है, एक बालिका है, एक उसमें से बड़ा है, एक और उसमें से छोटे हैं, और दोनों किसी एक कहानी पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक कहानी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उस संवाद को, उस वार्तालाप को, उस गुफ्तगू को हम क्या कहेंगे? वही पूछता है। ऑप्शन देखिएगा, भाषाई पठन, साझा पठन, कथा वाचन, मॉडल पठन। सीटेट के अनुसार हम क्या कहेंगे? हमें जो है अपने अनुसार जवाब नहीं देना। मैं बोलता हूं बार बार कि चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन हमें चुनना बेस्ट ऑप्शन को है। देखिए, सांभिक पठन, संभाषिक पठन, साझा पठन, कथा वाचन, मॉडल पठन। ये जो मॉडल पठन भी नहीं है, ये कथा वाचन भी नहीं है, किससे सुना, किस्सा नहीं सुनाया जा रहा है, उसको कथा वाचन। साझा पठन यानी कि हम आपस में बच्चों को साझा पठन के लिए नहीं बोले हैं, वहां संवाद हो रहा है किसी एक बिंदु पर और भाषाई बिंदु पर, तो उसको क्या कहेंगे? संभाषिक पठन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 123 देखेंगे, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल को विकास कैसे कर सकता है? श्रवण कौशल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सुनना, यानी समई तरीका जिसे कहते हैं, उसी को हम श्रवण कौशल किस में कहते हैं? हिंदी में कहते हैं। उसको लिसनिंग मेथड कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। तो इसलिए हम एक शब्द को दूसरे शब्दों से जोड़ करके जब हम ध्यान में पढ़ेंगे, बैठाएंगे, तो हमें चीजें अपने अवसर पर पहुंचना आसान हो जाएगा। ये इश्क नहीं, आसान एक आग का दरिया है, बस तैर के जाना। सीटेट आपको कंफ्यूज करेगा। आपको जो है जिस तरह मैं पढ़ा दे रहा हूं, आप सोचेंगे इसी तरह के प्रश्न आ जाएंगे। आप मत बदगुमानी मत रहिएगा। सीटेट 11 साल का मैं प्रीवियस पेपर आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको जो है सीटेट 2024 पढ़ा चुका हूं, 22 पढ़ा चुका हूं, 23 पढ़ा चुका हूं, और 19 और 18 भी पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस अपलोड है। प्रीवियस पेपर जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपका जहन जो है उस चीज पर, राइट आंसर पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आप पढ़ लिए और आप प्रीवियस पेपर नहीं देखे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा, किस तरीके से, कैसा सवाल, कैसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। समझ गए? तो हम जो है आपको सारे प्रीवियस पेपर अपलोड किए हैं और इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे हम, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो हम जो है आपके लिए मेहनतें कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे मेहनतों को और बच्चों तक पहुंचाए। आप शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल, यानी समई का मतलब होता है, समई का मतलब होता है सुनना। उसी तरह श्रवण कौशल को भी क्या कहते हैं हम? सुनने का तरीका। उसी तरह लिसनिंग मेथड भी है, वो भी सुनने का तरीका है। ठीक है ना? समझ गया। विकास कैसे कर सकता है, यानी सुनने के तरीके को बच्चों के का विकास हम कैसे करेंगे? यानी बच्चे बेहतर तरीके से सुने। जब तक हम किसी चीज को बेहतर तरीके से सुनेंगे नहीं, और उसके बेहतर तरीके से हम उसका रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं, प्रतिक्रिया भी हम सही नहीं दे सकते हैं, रद्द अमल उसका सही नहीं दे सकते। जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप जब तक नहीं इस लेसन को पूरा ध्यान से, पूरी तवज्जो से, कंस्ट्रक्शन के साथ नहीं देखेंगे, तब तक आप सीटेट के सही आंसर पर नहीं पहुंच सकते। तो पता चला कि किसी भी प्रतिक्रिया देने से पहले उस चीज को बेहतर तरीके से सुनना जरूरी है। उस श्रवण कौशल का विकास बच्चों के लिए जरूरी है। चलिए, तो देखेंगे शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित कर जिसमें वो तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। उसके बाद जो है आप देखेंगे क्या कि अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। केवल हम बार बार बोलते हैं, जब उर्दू में सिर्फ आ जाए और जो है केवल आ जाए तो ये ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली कट जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन सही होता, नहीं तो अक्सर ये कट जाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे हम, जो है सियाको सबक से ध्यान लगाएंगे कि ये। तो देखिए, शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिसमें वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं।
ये भी कट जाएगा। सिर्फ केवल सुनने के लिए कहना, जिससे सिर्फ एक चीज जहां पे किसी भी क्लासेस में, किसी भी शिक्षण गतिविधि में सिर्फ एक बिंदु को अपनाकर हम बच्चे को पढ़ाएं, ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है। हमें डिफरेंट बिंदुओं पर डिफरेंट मेथड अपना करके बच्चों को पढ़ा, ताकि क्लासरूम में डिफरेंट तरह के बच्चे रहते हैं। एक मानसिक के बच्चे नहीं रहते हैं, उसके एक ज़हन वाले बच्चे नहीं रहते, तरह तरह के बच्चे उसमें रहते हैं। तो इसलिए डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट मेथड के द्वारा अगर हम उसको शिक्षा देंगे तो आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। तो 14 शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बातें करके, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 1 सही हो जाएगा। शिक्षार्थी के लिए ऐसे अवसर सृजित करना, ऐसे मैं बार बार बोलता हूं, ऐसे मौके उनके लिए फराहम करना, ऐसे अवसर उनके लिए सृजित करना जिसमें वो तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में चला। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 124 देखेंगे मेरे दोस्तों। लिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे साथ साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ताकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप भी तो पेपर हल करेंगे ना। हम तो आपको यहाँ पढ़ा, एग्जाम में तो आप ही को हल करना, तो अभी से हल करना शुरू कीजिए कि आप हमसे पहले पढ़ करके क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ करके कमेंट बॉक्स में जो है फटाक से आंसर दे दीजिए, ताकि आप कितना कर पा रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन किसे कहते हैं? दावा, जिसको उर्दू में कहते हैं। और तर्क किसे कहते हैं? दलील, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। अभिकथन क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, व्याकरण संबंधी स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये ऑप्शन कट जाएगा। क्यों नहीं है? कि हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं क्या? ABCD, और अब उससे हम ये कहेंगे कि आप वोवेल और कॉन्सोनेंट बताओ, और जो है एकदम ए जहां से उनका तलफ्फुज है या बी जहां से उनका प्रोनाउंसिएशन है वहीं से निकालो। तो उस तरीके से क्या होगा, बच्चे पर एक मानसिक दबाव बनेगा, और मानसिक दबाव जब बच्चे पर बनेगा तो वो पढ़ने की इच्छा नहीं जताएगा। तो इसलिए मानसिक दबाव बना करके हमें बच्चों को शिक्षा नहीं देना है। हमें बच्चों को शिक्षा उसकी रुचि उत्पन्न करके देना है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। तो व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है, ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, जैसे उर्दू ही पढ़ लिए, उनके कवायद को, बेसिक कवायद को जानना भी जो है भाषा के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर ये, तो दावा गलत हो गया और दलील सही है। तो देखेंगे सही, परंतु ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु ये गलत है, क्योंकि ए तो गलत है ना। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, क्योंकि ए गलत है तो गलत दोनों ये भी कट गया। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है आर सही है। और देखने की जरूरत है, ऑप्शन सही ऑप्शन पर पहुंच गए हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 125 देखें। भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्र व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? शिक्षण शास्त्र जानते हैं आप लोग, वो तरीके तदरीस, जिसको उर्दू में कहते हैं तरीके तदरीस, हिंदी में कहते हैं शिक्षण शास्त्र। अब हम उसको आम भाषा में कह लें शिक्षण शास्त्र, हम उस तरीके को कहते हैं, उस शैली को कहते हैं जो तमाम शैली से, जिन सारी शैलियों से हम बच्चे के पढ़ने को सरल और सुगम बना सकें, यही कहलाता है शिक्षण शास्त्र। आप बच्चे को क्लासरूम में जितना से जितना बेहतर अवसर प्रदान करके आप शिक्षा दे सकते हैं, यही क्या कहलाता है? शिक्षण शास्त्र, तरीके तदरीस।
चलिए समझ के आसान भाषा में, तो उसको हम सैद्धांतिक स्थितियों मतों को क्या कह सकते हैं? उपागम, विषय वस्तु, युक्ति, टेक्निक और पाठ्यक्रम। इसमें देखिए विषय वस्तु सिर्फ एक क्या होता है, कैरिकुलम आपका हो गया या विषय वस्तु आपका सब्जेक्ट हो गया, और टेक्निक सिर्फ एक चीजों पर मुनहसिर है, पाठ्यक्रम। हम बार बार आपको सीटेट में कहते हैं कि आप उस प्रश्न पर जाइए जो बहुभाषी हो, जो बहुत्तरीय हो, यानी एक आंसर जो है कई सारे आंसरों को अपने अंदर लिए हुए हो। ये आंसर जो है सीटेट के अंदर अक्सर मान्य होता है। आप कैसे एक उत्तर जो है कई उत्तर अपने अंदर लिए हो। विषय वस्तु कहेंगे तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट हो जाएगा आपको। टेक्निक कहेंगे तो वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, कोई एक टेक्नोलॉजी हो जाएगा, जैसे ऑडियो वीडियो हो गया। और पाठ्यक्रम करेंगे तो आप वो सिर्फ कैरिकुलम हो गया। तो ये तीन चीज तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्यों कि ये सिर्फ एक चीज पर आधारित है। हमें बहुत प्रिय और जो ढेर सारे जवाबात अपने अंदर रखता हो ऐसे ऑप्शन की जरूरत है। तो उसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? उपागम हो जाएगा अपने दोस्तों। कि भाषा शिक्षण शास्त्र व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों और मतों को क्या कह सकते हैं? तो उपागम कह सकते हैं। उपागम अपने अंदर, उपागम आप किसको कहेंगे मेरे दोस्तों? उपागम जो है हम कहेंगे कि जिसके अंदर तरह तरह की एक्टिविटीज, तरह तरह के तरीके तदरीस मौजूद है, उसी को हम उपागम कहेंगे। चलिए 126 प्रश्न देखेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? इससे पहले भी मैं बताया हूं कि रचनात्मक उसको कहते हैं कि जिससे भी हम बच्चों के आंतरिक विकास को, हम बच्चों का आंतरिक विकास कर सके। आंतरिक विकास क्या है? बच्चे के जहन को डेवलप करना, बच्चे के श्रवण कौशल को, और जो है बच्चे के बसरी कौशल को, इन सारी चीजों को डेवलप करना। और रचनात्मक हर वो कार्य में जिसमें बच्चा विकास करता जाए, वो अलग अलग पद्धति ला करके, अलग अलग मिथॉड से ला करके हम बच्चों को पढ़ाते जाए, बच्चा विकास करता जाए, यही रचनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? रचनात्मक। इसको अगर हम उर्दू में कह लें तो यही तख्लीकी तशखीस, यानी बच्चों के अंदर हम क्रिएट करना, तरह तरह की चीजें क्रिएट करके उसको समझाएं, ये तख्लीकी तशखीस कहलाता है। इसी को हम रचनात्मक पद्धति भी कहते हैं। समझ गए? तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? यानी ऐसा मूल्यांकन हो जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी ले आए और बच्चों के अंदर जो है वो एक तरह से उत्पत्ति पैदा करे सीखने की। ठीक है? तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या? कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है, अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? 126 का देखेंगे। 126 का ऑप्शन नंबर आपको जो है ये आपको अधिगम कट जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा, परिवर्तन से संबंधित ये भी नहीं होगा, अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, यही रचनात्मक अध्ययन कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है ना? रचनात्मक को जान लें एक आसान शब्दों में कि जिससे बच्चे कुछ न कुछ नया करने को सोचे, उसी को हम क्या कहते हैं? रचनात्मक कहते हैं। ठीक है? ऑप्शन नंबर हम चलेंगे 127। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करवाई जाए, ऐसी गतिविधियां करवाई जाए जो अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके। देखिए ये तो होगा ही नहीं। और जो है गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, जो बच्चे शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जो चीजें सीखते हैं वो उनके जहनों में दिलों दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है जो बैठ करके लिख करके जो चीजें सीखते हैं। सपोज दैट आप बच्चों को ताजमहल पढ़ा दिए, आप ताजमहल, लाल किला पढ़ा दिए, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद बच्चों से पूछेंगे कि ये वो भूल जाएगा।
लेकिन ताजमहल पढ़ा रहे हैं आप और जाकर के ताजमहल घुमा भी दिए बच्चों को, लाल किला पढ़ा रहे हैं, लाल किला घुमा करके ले आए। तो बच्चे के जहन में ये चीजें जो पढ़ाई जाएंगी, ये शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, तो ये बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। समझ गए ना चीजों को। तो फोर सही है। 128 देंगे, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? संप्रश्नात्मक और आगमनात्मक, व्याकरण अनुवाद, निगमनात्मक। तो ये क्या है? ये चारों चीजें, ये इसको रख लीजिएगा, इसको जो है एकदम समझ लीजिए अच्छे से। ये जो है एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाएगा। व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? कौन सा? ये संप्रश्नात्मक समझेंगे हम पहले। संप्रश्नात्मक किसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। संप्रश्नात्मक को हम इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिकेशन। और ये आपको बताता चलूं मैं कि इसको उर्दू में कहेंगे वसाइल। कम्युनिकेशन हर वो चीज जो बच्चों को क्लास रूम से कम्युनिकेट करती है, जोड़ती है, और क्लासरूम में जो ज्ञान बांटा जाता है या जो दिया जाता है या बाहर जो ज्ञान मिलता है, उनको बच्चा अर्जन करते हैं, वही सारी चीज कम्युनिकेशन कहलाता है। जिसको हम वसाइल भी कह लें, जिसको हम जो है संप्रेषणात्मक भी कह लें। और जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, आपको जो है मोबाइल हो गया, टीवीज हो गया, आपको ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इससे भी बच्चा क्या कहते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं कि नहीं करते, तालीम हासिल करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यही कम्युनिकेशन। तो आप क्या करा, वहां हम पूछा गया कि भाषा व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है, भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। तो ये कट जाएगा आपको, क्योंकि ये वहां पे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। चलिए, आगमनात्मक। आगमनात्मक क्या है? आगमनात्मक है कि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। विशिष्ट से, जिसको हम इंडक्टिव कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडक्टिव। आगमनात्मक का मतलब है कोई भी चीज जो विशिष्ट से सामान्य की ओर आ रही है। जैसे एक लोहे को हम जो है आग में डालें और उसको पिघलाएं, फिर तो वो लोहा से चांदी बनेगा? नहीं बनेगा, वो लोहा ही रहेगा। फिर दूसरे लोहे को हम आग में पिघलाएं और वो जो है वो फिर लोहा ही है। तीसरे लोहे को, तो तीनों को पिघलाने के बाद भी उनके आकार नहीं बदले। तो ये विशिष्ट से जो है सामान्य की ओर, उसको काट काट करके हम छोटे छोटे आकार बना सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हम पिघला करके बना सकते हैं, लेकिन उसके आकार को नहीं बदल सकते हैं। लोहे को चांदी नहीं बना सकते। तो ये क्या कहलाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहा है। क्यों? कि बड़ा लोहा था, उसको काट करके हमने छोटे सामान बना लिए। तो ये क्या हो गया आपको, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आगमनात्मक का मतलब है कि जो है विशिष्ट से सामान्य, आगमन जिसको कह लें कि आप कोई दिल्ली से आ रहा है, घर की तरफ आ रहा है, तो एक बड़े शहर से अपने घर की तरफ, तो एक बड़ी चीजों से विशिष्ट से वो सामान्य की ओर आ रहा है। इससे जिन चीजें आगमनात्मक को हम याद रखेंगे, तो आगमनात्मक यानी आने वाली चीजें जो बड़े शहर से छोटी से, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये चीजें समझ गए। और व्याकरण अनुवाद कहलाता है। व्याकरण वही है जो ट्रांसलेट, तर्जुमा किया जाता है, अनुवाद किया जाता है व्याकरण का, वही व्याकरण अनुवाद, ग्रामर का अनुवाद। चलिए, निगमनात्मक कहेंगे मेरे दोस्तों, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाए, जो घर से दिल्ली चला जाए, समझिए वो क्या है, निगमनात्मक है। जैसे हम जान लेंगे कि निगमनात्मक जो है आपको, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हम बच्चों को जब भी भाषा सिखाने के लिए व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो व्याकरण सबसे पहले हम बच्चों को ए और बी पढ़ाएंगे, नहीं कि डायरेक्ट वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया, हम जो है वोवेल और कॉन्सोनेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन एक छोटे से प्रक्रिया को अपनाते अपनाते बड़े प्रक्रिया की तरफ जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, यही कहलाएगा निगमनात्मक। तो जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 129 देखेंगे। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा।
अधिकांश अध्यापकों को द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्या कर रहा? मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। और अधिकांश अध्यापक इसमें किस पर ध्यान देना चाहिए? तो देखिए, प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। विषय वस्तु में प्रवाहता और शिक्षार्थियों की लिखावट, विषय वस्तु की सटीकता, विषय वस्तु की सटीकता, विद्यार्थियों की लिखावट, इस प्रश्न के अनुसार ये दोनों कट जाएगा। प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना, तो ये भी इसका कट जाएगा। हमें जो है विषय वस्तु में प्रवाहता, प्रवाहता पर हमें जो है ध्यान देना, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 130 प्रश्न को देखेंगे। टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है? टॉप डाउन से क्या? टॉप डाउन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, उसी को क्या कहते हैं? टॉप डाउन। और जो चीजें नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उसको बॉटम अप कहते हैं। अब यहां पे है कि समग्र अर्थ पर ध्यान देना का अधोमुखी बॉटम अप से क्या? टॉप डाउन तो बता दिया कि समग्र अर्थ पर ध्यान देना है, और जो है अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है? तो बॉटम अप पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, पठन पूर्व पर ध्यान देना, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर, आप लोग भी बार बार कहता हूं कि पहले प्रश्न को पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जवाब दीजिए। तो 1 से 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप देखिए कैसे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, आपको 4 कट गया। क्यों कटा वो भी बताएंगे, और क्यों नहीं कटा वो भी बताएंगे। टॉप डाउन से आशय समग्र अर्थ पर ध्यान, तो पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, ये हो गया बॉटम अप का मतलब। बॉटम अप का पाठ्य पुस्तक, हम कोई भी लेसन बच्चों को पढ़ाने जाएं और बच्चों को हम पहले कोई गजल पढ़ा रहे हैं, या जो है हम उसको कोई गद्यांश से या पद्यांश से कुछ पढ़ा रहे हैं, और गद्यांश और पद्यांश अगर बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाने लग जाए तो उसमें जो मुख्तलिफ डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, जैसे हम आपको एक्सप्लेन करके पहले वर्ड्स बता देते हैं, तब उसके बाद हम पढ़ाते हैं। ये हुआ, क्या हुआ? ये बॉटम अप हुआ। पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि पहले छोटे छोटे शब्दों को, जो वर्ड्स डिफिकल्ट है उसको समझ लेते हैं, तब हमारे प्रश्न समझने में हमें हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो इसी तरह हम बच्चों को क्लासरूम में कहेंगे कि जो भी लेसन आप पढ़ने जा रहे हो उसके शब्द अर्थ जो भी है उसको पहले देख लो, उसके बाद जो लेसन पढ़ेगा तो बच्चा जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लाइन के अंदर आएगी उसको पहले से मालूम हो जाएगा, तो उसको समझने में उस लाइन को दिक्कत नहीं होगी। ये चीजें हैं। तो टॉप डाउन, बॉटम अप, दोनों चीजें आप अच्छे से समझ होंगे। नहीं समझ में आ रहा चीज है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप प्रश्न आप डालिए, और समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हर मुमकिन आपके लिए प्रयास करूंगा। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और जो है सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हैं तो मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आता रहूं। चलिए 131 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 100, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? आप क्या है? आप हिंदी के टीचर हैं, या इंग्लिश के टीचर हैं, या उर्दू के हैं, तो शिक्षार्थी की विभिन्न वर्ग समूह बनाना, या एक शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रश्नात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। आप तो समझ गए होंगे ऑप्शन देखते ही। हम इससे पहले आपको बता दिए से 100 के जो है संप्रश्नात्मक का मतलब हुआ कम्युनिकेशन, वो सारी कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें जो बच्चों को क्लासरूम से कम्युनिकेट करती है और उनको ज्ञान अर्जन करने में सहायता प्राप्त करती है, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए 132, प्रश्न नंबर 132 देखेंगे। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इनमें क्या सम्मिलित है? इसमें क्या सम्मिलित है? एक हो गया उद्गामी गुणधर्म,
एक हो गया उद्गामी गुणधर्म, एक हो गया उद्गामी पाठ्यचर्या, एक ऑप्शन हो गया उद्गामी समाधान कौशल, एक हो गया उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल। देखिए ये चारों ऑप्शन बार बार सीटेट में पूछा गया है। इस तरह के उद्गामी गुणधर्म, उद्गामी पाठ्यचर्या, उद्गामी समाधान कौशल, उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, अगर आप इस तरह से सही से समझ के नहीं पढ़े होंगे। तो मैं इसको समझाता हूं आपको, देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा। उद्गामी गुणधर्म मेरे दोस्तों किसे कहते हैं? उद्गामी गुणधर्म हुआ कि कई चीजें, कई समूह मिल करके, कई लोगों का एक जत्था मिल करके जो काम करे और उस काम करने पर एक रिजल्ट आए, और उसी को कहते हैं हम उद्गामी गुणधर्म है। ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पर हम जान लें, एक मनुष्य है, मनुष्य के अंदर कई पार्ट्स काम कर रहे हैं, जैसे हार्ट अपना काम कर रहा, दिल अपना काम कर रहा, गुर्दे अलग काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो किडनी अलग काम कर रहा, उसके बाद इंसान की आंख अलग, जबान अलग, कान अलग, दांत अलग, सबके अलग अलग काम हैं। इन सारे कामों को मिल करके क्या बना? एक हाथ का अलग काम, एक मनुष्य बना, एक इंसान बना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? यही प्रक्रिया को हम कहेंगे उद्गामी गुणधर्म। समझ गए? चलिए, तो उद्गामी पाठ्यचर्या वही हुआ कि उद्गामी पाठ्यचर्या का मतलब हुआ जो कैरिकुलम हमारे लेसन, हमारे निसाब में है, जो कैरिकुलम जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो फिक्स किया गया, उसी के अनुसार जो काम किया जाए उसको उद्गामी पाठ्यचर्या कहते हैं। उद्गामी समाधान कौशल हम उसको कहते हैं जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यानी वो कौशल या वो विधि जिसके जरिए जो है बच्चा किसी भी समस्या का समाधान करने का आसानी से हल निकाल लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्गामी समाधान कौशल। और उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल उसको कहते हैं कि जिसका जवाब बच्चे फटाक से दे देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्गामी इमरजेंट साक्षरता। जैसे बच्चे यहाँ क्या कहलाया था? उत्कृष्ट। बच्चे ने एक सीधे से बुक उठाया, उसका पेज पलटना शुरू कर दिया और उसके अंदर से कुछ पढ़ने लगा, तो ये क्या कहलाया कि बच्चे जो है फौरन उसका दिमाग काम किया, बुक है तो पेज पलट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये चीजें क्या कर रहा है? उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल के एग्जाम्पल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। हो गया ना दोस्तों? समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? हम ऐसा ना हो कि हम समझ रहे हैं कि आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, तो समझाना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपकी खोपड़ी में बैठाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे आपके जहन में सारी चीजों को बैठा देंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो पर, देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाने का शैली आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिएगा, अपने 10 दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग वीडियोस व्यूज हजारों के हजारों आ रहे हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में देखना 10 कमेंट है, 5 आप लोग कमेंट दीजिए ना सर, कि क्या है सर, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाना और क्या सुधार करना। अगर गलती है हमारे शैली में तो आप हमें मशवरा दीजिए, हम उसको सुधारेंगे, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा बेहतर बनाए ताकि आपके समझ में बातें आए। चलिए प्रश्न नंबर 133 पे चले। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए अनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए ये क्या है? आपको कथन हो गया, और कथन यानी कि दावा हो गया, और ये दलील देखिएगा, ये तो भूमिका नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि शिक्षार्थी अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के अनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की भूमिका हर जगह बच्चों के लिए होती है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। पता चला कि दावा गलत है। दलील देख लेते हैं। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये सही है। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा पड़ता है। तो पता चला कि दावा जो क्या है गलत है और दलील सही है। तो देख लेंगे ए सही है परंतु आर गलत है, ये कट जाएगा क्योंकि ए गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी कट जाएगा क्योंकि ए सही है, ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ए गलत था और आर सही है। चलिए प्रश्न नंबर 134 देखेंगे।
पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है, यानी पढ़ाने के सिखाने को उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थों को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। यानी शब्दों के अर्थों को क्या करना है, समझना है। तो इसको, इस पद्धति को, इस विधि को क्या कहते हैं? तो समग्र भाषा उपागम, अधोमुखी बॉटम अप उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रश्नात्मक उपागम। बताइएगा इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? इसका प्रश्न हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? कि आप भी तो कुछ काम करेंगे हमारे साथ। इसका प्रश्न आंसर जो है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम 135 का ये दोनों सवाल का प्रश्न आप खुद से इसके यानी कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा। क्लासेस अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त से दोस्तों तक, ताकि मेरी मेहनत जो है कम से कम 2000-4000 लोगों तक पहुंचे, तो मेरी मेहनत वसूल हो। आप खुद पढ़ लिए और आपके अहबाब, आपके दोस्त नहीं पढ़े, तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई में कंजूसी की। कंजूसी मत कीजिए, खूब शेयर कीजिए, अल्लाह आपके इल्म में खूब इजाफा करेगा। तो हम जो है प्रश्न 35 पर पढ़ के आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? उद्गामिक साक्षरता, निपुण वक्ता, अधिभाषिक और यह जागरूकता, ध्वनियात्मक जागरूकता। तो इसको हम, इसका आंसर जो है, इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं दे पाइएगा तो हम अगले वीडियो में इसका आंसर देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे क्लास से जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में।